यहाँ उदाहरण 10.1 है। यह दर्शाइए कि किसी ठोस आयताकार शीट का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक या क्षेत्र प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होता है। ये एक हम पहले से सिद्ध कर दिए हैं वर्गाकार शीट के लिए, जिसमें हम यल माने थे, फिर उसका हम निकाले थे ना, और उसमें सिद्ध किए थे कि जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है वो रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होता है, और जो आयतन प्रसार गुणांक होता है रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। लेकिन इस बार वर्गाकार शीट नहीं, हमारे पास क्या है, आयताकार शीट है। तो सबसे पहले ये चित्र को बनाते हैं। ये आयत जैसे दिख रहा है, ये जितना मैं लाल से बना रहा हूँ इसको समझना। ये मान के चलते हैं कि ये क्या है, एक आयताकार शीट है ना। इसकी लंबाई को क्या मान लिए हैं, ए। यहाँ से यहाँ तक क्या है, ए पूरा, और यहाँ से यहाँ तक जो इसका ये वाला भाग है, ये क्या कहला गया, चौड़ाई कहला गया, बी कहला गया। समझ में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो थोड़ा इसकी लंबाई भी बढ़ जाएगी, थोड़ा इसकी क्या बढ़ जाएगी, चौड़ाई। तो ये जो नीला वाला भाग दिख रहा है ना, ये वाला, ये डेल्टा बी हो गया। मानिए थोड़ी लंबाई इसकी क्या हो गई, बढ़ गई, है ना। ये चौड़ाई पहले क्या थी, बी, अब थोड़ा सा बढ़ के क्या हो गई, डेल्टा बी। समझ में आ गया। इसी तरह से यहां भी बढ़ेगा। तो ये शुरू में क्या था, ए, तो इधर बढ़ के क्या हो गया, डेल्टा ए। तो इसमें 3 भाग हो गए कि इधर का इलाका भी बढ़ा, इधर का भी इलाका बढ़ा, इधर का भी इलाका बढ़ा, 3 जगह बढ़ गया। तो हम इनका अलग अलग क्षेत्रफल निकाल दिए हैं। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर A1 देखो, माने ये वाला इलाका, ये वाला, इसकी लंबाई बताओ कितनी है। यहाँ से ये नीला वाला भाग की लंबाई क्या है, A। चाहे इसको इस भुजा को भी ए कह सकते हो, इसको भी ए कह सकते हो, इसको भी ए कह सकते हो। तो यहां से यहां तक का मान कितना हो गया, ए। और इसकी चौड़ाई देखो, यहां से यहां तक चौड़ाई कितना है, डेल्टा बी। तो ए इंटू डेल्टा बी बन गया। इस वाले भाग का क्षेत्रफल समझ में आ गया, ठीक है। अब हम दूसरे वाले भाग की बात करते हैं। तो यहां इसकी लंबाई मान लेते हैं, यहां से यहां तक क्या है, देखो भला, डेल्टा ए। और ये वाला क्या है, ये वाला डेल्टा बी। तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा A3 बराबर डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। मानिए तीसरा क्षेत्रफल है, या कोई भी नाम दे दो, पहला दूसरा तीसरा, 3 जगह देखना। अब इस वाले को बताओ, इस वाले का ये कितना है, यहां से यहां तक डेल्टा ए, और यहां से यहां तक कितना है देख लो, ये क्या है, बी है। तो क्या हो जाएगा, बी डेल्टा ए, इस तरह से। तो यहां पर इसका क्षेत्रफल अलग निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल अलग निकालेंगे। सब में क्षेत्रफल में सिर्फ ये है कि लंबाई और चौड़ाई का क्या करते जाना है, गुणा करते जाना है। एक का नाम A1 रख दिए, एक का नाम A2 रख दिए, एक का नाम A3 रख दिए। कोई जरूरी नहीं है कि A1 इसी को रखना है, इसको भी रख सकते हो, इसको भी रख सकते हो, किसी को A1, किसी को A2, किसी को A3, ठीक है। अब यहां पर हमको इस चित्र के बारे में थोड़ा सा लिख देना है, और फिर हम इसका सिद्ध करेंगे कि जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है वो रेखीय प्रसार गुणांक का कितना होता है, 2 गुना। तो चलिए यहाँ पर क्या है, माना आयताकार शीट की लंबाई a एवं चौड़ाई b है। ये दिख रहा है, इस शीट की बात कर रहा हूँ, ये इसमें लंबाई कितना है a और चौड़ाई कितनी हो गई b। इसी को लिख दिए, ठीक है। इसके ताप में डेल्टा टी वृद्धि करने पर लंबाई में वृद्धि डेल्टा a है। यदि हम इसको गर्म कर दें, तो हम जानते हैं किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो फैलती है, प्रसार होता है। यदि मैं इसको गर्म करूंगा तो इसकी लंबाई में डेल्टा ए की वृद्धि हो जाएगी, और चौड़ाई में क्या हो जाएगी, डेल्टा बी की वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि को हम ऐसा लिख देते हैं, डेल्टा ए बराबर अल्फा ए डेल्टा टी। डेल्टा ए का मान कितना है, अल्फा ए डेल्टा टी। यदि आप देखोगे तो अल्फा का मान पहले से पढ़ चुके हो। अल्फा इक्वल टू हम पढ़े थे यहाँ पर डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी, ये सूत्र पढ़े थे अल्फा का। 3 तरह का प्रसार गुणांक पढ़े थे, रेखीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो अल्फा का मान क्या था, डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी। माने एल लिख देना है, चाहे ए लिख दो चाहे एल लिख दो, यहाँ ए भी एक तरह की लंबाई ना है। तो उसमें जो सूत्र पढ़े थे, ओरिजिनल सूत्र ये था डेल्टा एल एल डेल्टा
टी, ये सूत्र था। लेकिन यहाँ एल का रोल कौन कर रहा है? ए कर रहा है। यदि मैं यहाँ से डेल्टा ए का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? अल्फा ए डेल्टा टी हो जाएगा। समझ में आ गया? इसलिए यहाँ पर डेल्टा ए का मान क्या लिखा है? अल्फा ए डेल्टा टी। इसी तरह से इसका डेल्टा बी का मान क्या है? अल्फा बी डेल्टा टी। यहाँ पर ए था तो ए लिखे हैं, यहाँ बी है तो बी। ठीक है, वो एक तरह की वो भी लंबाई ही चौड़ाई ही है एक तरह से, ठीक है ना। तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हमको पता करना है। तो शब्द समझ में आ गया? एक बार रिपीट करता हूं। एक आयताकार शीट है जिसकी लंबाई a है, चौड़ाई b है। इसके ताप में वृद्धि करते हैं तो इसकी लंबाई डेल्टा a हो जाती है, बढ़ जाती है, और इसकी चौड़ाई डेल्टा b बढ़ जाती है। डेल्टा a का मतलब हो गया अल्फा a डेल्टा t, डेल्टा b का मतलब अल्फा b डेल्टा t हो गया। तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो यहाँ पर 3 क्षेत्रफल हम निकाले हैं, डेल्टा A1, डेल्टा A2 और डेल्टा A3। तीनों को जोड़ देंगे तो हमको कुल क्षेत्रफल में वृद्धि का पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पर ये जो सूत्र लिखा है ये कुल क्षेत्रफल में क्या है? वृद्धि है। जैसे मेरा चेहरा मोटा हो जाए तो मैं इधर का क्षेत्रफल अलग निकालूंगा, इधर का अलग निकालूंगा, इधर के अलग निकालूंगा, सबको जोड़ दूंगा, भैया कितना बढ़ा, हर जगह का मिला के बता दो। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि ये कितना बढ़ा, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, जितना बढ़ा सबको तीनों को क्या कर देना है? जोड़ देना है। ये लाइन समझ में आ गई? अब यहाँ से देखो डेल्टा A1 का मान हम यहाँ पर देखे थे ना, ये है A डेल्टा B, है कि नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या लिख दिए हैं? ये A की जगह पर लिख दिए हैं A डेल्टा B। अब इसके बाद A2 का ढूंढो, ये है A2 का क्या है? B डेल्टा A। तो ये देखो ये A2 की जगह क्या लिखा है? B डेल्टा A। फिर यहाँ क्या लिखा? A3। A3 का क्या है? डेल्टा A इंटू डेल्टा B। तो ये A3 का मान हो गया इस तरह से, ये A3 का मान रख दिए। इतना समझ में आया? अब अगले स्टेप में डेल्टा B का मान और डेल्टा A का मान यहाँ से जो है ना, ये मान हम रख देंगे। तो रखते हैं। अगले स्टेप में देखना, ये वाला ऊपर का उतार दिया, यहाँ पर इस A को भी उतार दिया। अब यहाँ क्या लिखा है देखो, इस वाले को डेल्टा B का मान क्या है? अल्फा B डेल्टा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ B अल्फा डेल्टा या अल्फा B डेल्टा, बात वही क्या? हाँ, ऊपर वाला ये, ठीक है। ये हाँ, इसकी जगह डेल्टा B का मान रख दिए, ठीक। इसके बाद ये B है तो B, अब क्या लिखा है यहाँ पर? डेल्टा A का मान देखो, यहाँ पर ये है अल्फा A डेल्टा टी, तो ये लिख दिया मैं अल्फा A डेल्टा टी, ठीक है। फिर डेल्टा A लिखा है यहाँ, फिर से डेल्टा A का मान ये अल्फा डेल्टा टी, फिर B का मान अल्फा B डेल्टा टी, ठीक है। इन सभी में अब हमको ये देखना है कि सभी में कॉमन क्या है, उसको हमको बाहर निकला है। देखो सब में A है क्या? इसमें भी A है, इसमें भी A है, इसमें भी A है, इसमें नहीं। हो गया, वो तो गुणे में है। तीनों में A हो गया। अब B की बात करते हैं। ये B है, यहाँ भी B है, और यहाँ भी क्या है? B है, ठीक है। अल्फा की बात करते हैं, यहाँ भी अल्फा है ना, यहाँ भी अल्फा है। अब डेल्टा टी की बात करते हैं, यहाँ भी डेल्टा टी, यहाँ भी डेल्टा टी, और यहाँ भी क्या है? डेल्टा टी, ठीक है। तो बचा क्या? इसमें जो A है ना, सब में A बाहर लिख दिया, B सब में है तो B लिख दिया, अल्फा सब में तो अल्फा लिख दिया, डेल्टा टी है सब में तो सब ये लिख दिया। अब यहाँ से जब ये पूरा निकल जाएगा इससे, तो यहाँ क्या बचेगा? 1। यहाँ से ये पूरा का पूरा निकल गया तो यहाँ भी क्या बचेगा? 1। और यहाँ क्या बचा है? अल्फा बचा है और डेल्टा टी बचा है, ठीक है। अब अगले स्टेप में देखो, डेल्टा ए को डेल्टा ए लिख दिए, और ए बी को देखो, ये जो ए बी है तो ये ए बराबर है, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ए बी की जगह पर मैं क्या लिख दिया हूं देखो अगले स्टेप में, यहां पर 1 1 जोड़ा तो कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। और ए बी को क्या लिख दिया? ए, अल्फा डेल्टा टी है। ये जो मान है, ये इसका मान लगभग क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि अल्फा का मान 10 की घात -5 में होता है, और 10 की घात -5 समझो कि बटे में 5 शून्य रहेंगे, माने लाखवां हिस्सा। तो लाखवां हिस्सा बहुत छोटा कहलाएगा, छोटे हिस्से के कारण हम इस पार्ट को क्या कर दिए हैं? छोड़ दिए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हो गया, यहीं पर समझना है। इस 1 1 को जोड़ दिया तो कितना हो गया? 2।
ये ए बी को मैं क्या लिख दिया, ये देखो ए बी बराबर क्या है ए, अल्फा भी लिख दिया, डेल्टा टी भी लिख दिया। अब क्वेश्चन ये है कि एक एक तो 2 हो गया, लेकिन ये कहाँ गया, ये वाला हिस्सा, इसका मान हम क्या मान लिए हैं, लगभग 0 मान लिए। इसको 10 पढ़ते हैं, 0 नहीं है पर 0 के पास है, 0.0000, 5 जीरो के बाद 1 आ जाएगा ऐसा करके। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये तो हम लिख लिए। अब मुझे 2 बचाना है, अल्फा बचाना है। अब बाकी का पक्षांतर कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या है, डेल्टा ए लिख दिया। अब ये ए को और डेल्टा टी को बटे में कर दिए, है ना। तो ये किसका सूत्र होता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का। और यहाँ पर 2 अल्फा हो गया, इसका मतलब क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होता है। तो यहाँ पर उदाहरण 10 क्या है, 2 है। कोई लोहार समझते हो ना, जो लोहा का काम करता है, हाँ, हथौड़ी वगैरह रिंग वगैरह बनाते हैं, उनका जो ओरिजिनल प्रोफेशन है। अब तो प्रोफेशन पढ़ाई लिखाई के हिसाब से बदल गया है। घोड़ा गाड़ी के लकड़ी के पहिए की नेमी पर, नेमी समझते हो, मान लो एक लकड़ी का पहिया होता है ना, लकड़ी का पहिया, बैलगाड़ी देखे हो ना, उसी तरह से ये तांगे वाली गाड़ी में इस तरह की लकड़ी का ये पहिया बनाया जाता है, इस तरह से जोड़ जोड़ के। ठीक है, तो ये इसकी जो घेरा है, इस घेरे को क्या बोलते हैं, नेमी। जो गोला गोला वो बना है उसको क्या बोलेंगे, नेमी बोलेंगे। लोहे की रिंग से जड़ता है। अब जानते होंगे कि इसके ऊपर हम लोग क्या चढ़ाते हैं, इसके ऊपर यहां पर हम रिंग चढ़ाते हैं लोहे की। ठीक है, कभी बैलगाड़ी देखना, वो देखना, तो एक पहिया बना होता है, पहिए के ऊपर एक, जैसे आप अंगूठी पहनते हो, वही लकड़ी के ऊपर एक लोहे का रिंग लगा होता है, जिसको हल बोला जाता है गांव में। क्या बोलते हैं, हल। ठीक है, तो इसके ऊपर लोहे की रिंग चढ़ाना है, पर कंडीशन ये है कि पहिए का घेरा बड़ा है और लोहे की रिंग कैसी है, छोटी है। अब घुसे तो घुसे कैसे, माने आप अंगूठी में अंगूठी पहन रहे हो, तो अंगुली मोटी है, अंगूठी पतली है, अब उसको पहनना है, कैसे पहनने। ठीक है, तो आप तो साबुन तेल लगा करके जबरदस्ती ऐसे करके, क्योंकि मांस वगैरह दब जाता है, अब ये लकड़ी थोड़ी ना दब जाएगी, तो क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, लोहे की रिंग को हम क्या करते हैं, गरम करते हैं, है ना। गरम करेंगे तो क्या हो जाएगी, फैलेगी, फैले हुई तो उसका घेरा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। घेरा बड़ा हो जाएगा, और इसको में इसके लकड़ी के ऊपर पहनाओ, पानी डाल दो, ठंडा कर दो, वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, अब बढ़िया ये लकड़ी को टाइट पकड़ लेगा, फिर ना उतरेगा। ठीक है, इस तरह बनाते हैं, तो यही है। तो यहाँ पर नेमी तथा लोहे की रिंग का व्यास देखो, नेमी तथा लोहे की रिंग का व्यास, तो देखो नेमी कितनी है, 5.243। नेमी माने लकड़ी का घेरा कितना है, 5.243 मीटर, और जो लोहे की रिंग है वो 5.23 मीटर है। कौन छोटी दिख रही है, लोहे की रिंग। ये देखो, ये 5 के बाद दशमलव के बाद क्या है, 2, ये क्या है, 5.24 है, ये 5 क्या है, 23। माने जो लोहे की रिंग है छोटी है, और लकड़ी का घेरा क्या है, बड़ा है, अब उसमें तो घुसेगी नहीं, तो उसको गर्म करके डालने पड़ेगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो लोहे की रिंग को किस ताप पर तप्त किया जाए कि वो पहिए के नेमी पर ठीक ठाक बैठ जाए। अब हम बोले कि भाई उसको यदि पहनाना है तो उसको क्या करो, गर्म करो। कितने टेम्परेचर पर गर्म करो कि उसमें क्या हो जाए, वो फिट हो जाए। ऐसा ना हो कि ज़्यादा गर्म कर दो, बहुत बड़ी हो गई, अब ठंडा नहीं हो रही है, वो सिकुड़ जाए, तो उसका भी टेम्परेचर होता है। तो चलिए यहाँ पर अभी जो है देख लेते हैं, यहाँ पर कितना टेम्परेचर अभी सामान्य ताप कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। वातावरण का ताप कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। ये नेमी की लंबाई है, ये किसकी है, किसकी, रिंग की। रिंग की क्या मान लिए हैं, 5.321, और ये नेमी की कितनी है, 5.243। नेमी समझ में आ रहा है, रिंग समझ में आ रहा है। ठीक है, और जो अल्फा का मान है इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, एक टेबल बनी रहती है, लेकिन जब आपके परीक्षा में आएगा तो क्वेश्चन कोष्टक में लिख देगा कि अल्फा जो इसका रेखीय प्रसार गुणांक है 1.2 × 10⁻⁵ प्रति केल्विन है। ठीक है, इस तरह से अल्फा का मान है। अब हम ये जानते हैं
ये सूत्र तो मैं लिख दिया हूं, अल्फा टू बराबर अल्फा ये L2 बराबर L1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। पर ये सूत्र पैदा कहाँ से हो गया है, आया कहाँ से है? तो एक सूत्र आप लोग पढ़े थे रेखीय प्रसार गुणांक का, याद करिए, अल्फा इक्वल टू पढ़े थे डेल्टा L अपॉन L डेल्टा T। ठीक है, इसको अब मैं बड़ा अलग तरह से लिख देता हूं, अल्फा डेल्टा L का मतलब हो गया L2 माइनस L1, है ना। और यहां पर इस L को ही लिख देता हूं, ये L1 हो गया, और ये डेल्टा T का मतलब होता है T2 माइनस T1। ताप का अंतर और डेल्टा N का मतलब होता है लंबाई का अंतर। तो यही सूत्र यहां पर हम लिखे हैं, देख लो, ये L2 और L1 है, यदि मैं इसको हल कर दूंगा तो इस तरह से सूत्र बनेंगे। L2 का मान यदि मैं यहां निकालना चाहूं तो इसका पक्षांतर करोगे, है ना, इसका भी L1 का पक्षांतर करोगे तो इस तरह से सूत्र बनेगा। तो ये सूत्र होता है। इस सूत्र में मुझे ताप से मतलब है, टेम्परेचर ना पूछ रहा है कि कितने ताप पर उसको गर्म करें कि वो फिट हो जाए, है ना। तो इसमें अब मैं पक्षांतर कर रहा हूं, थोड़ा समझना। तो पहले L1 का इसमें गुणा करोगे और इसमें भी गुणा करोगे, ये मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं इसलिए। तो यहां क्या हो जाएगा, L1 प्लस L1 अल्फा T2 माइनस T1 होगा। अब इस L1 को इधर पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, L2 माइनस L1, और फिर यहां पर ये अल्फा L1 को कहां रख दोगे, बीच में कर दोगे। ठीक है, अच्छा अभी पल्ले नहीं पड़ा है तो मैं ऐसा लिख देता हूं, एक बार लिख देता हूं, L2 बराबर L1 का गुणा कर दिया एक में, प्लस ये हो जाएगा L1 अल्फा T2 माइनस T1, ऐसे हो गया। यदि इस L1 का एक से गुणा करोगे तो L1 होगा, इस L1 का इधर भी गुणा होगा, प्लस लगा है तो ये हो जाएगा। अब मुझे T2 माइनस T1, तो पहले इसको ले देंगे, तो L2 माइनस क्या हो गया, L1, ये पक्षांतर कर दोगे ना। अब ये गुणे में है तो बटे में क्या आ जाएगा, L1 अल्फा, है ना, और इधर क्या बचा, T2 माइनस T1, वही लिखा हूं देखो। ठीक है, मान रखें, T1 का मान ऐसे रख दिए, T2 तो निकालना है, T1 का मान कितना है 27, L2 का मान, माने L2 कितना था यार, ये 5.243, ये रख दिया। L1 का मान देख लो यहां पर कितना है, 5.231, फिर यहाँ अल्फा है, अल्फा का मान कितना है, ये लिख दिए। फिर यहाँ पर L1 है, L1 का मान 5.231 है, मान रख देना है। ठीक है, अब इसको घटाओगे तो पीछे जाने की जरूरत नहीं है कि पीछे हम लिखें फिर उसको घटाओ, सीधे सीधे 3 में 1 जाएगा, कितना आएगा 2, फिर यहाँ पर 4 में 2 जाएगा, कितना आएगा, नहीं 3 जाएगा, 4 में कितना जाएगा 3, तो कितना हुआ 1, फिर 2 में 2 जाएगा तो कितना होगा 0, 5 में 5 जाएगा तो 0, और 3 अंक बाद दशमलव, तो दशमलव लगा दिए। यहाँ पर 1.2 गुणे 10 की घात -5 और 5.23 अब जो बचा है वो लिख दिए हैं। लेकिन ये गाली घात गायब है ऊपर, ये -5 है, जब मैं ऊपर लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा +5। समझ में आया इतना। अगले स्टेप में देखो क्या कर दिए हैं, दशमलव हटाए हैं। इसमें कितना अंक दशमलव है, 1 अंक, और ऊपर कितना है 3 अंक, ठीक है ना। तो ये 3 अंक के दशमलव, देखो इसके दशमलव के बाद कितने हैं 3, यहां भी दशमलव के बाद कितने हैं 3, तो ये दशमलव मैं यहां पर हटा दिया हूं ये और ऊपर का। लेकिन यहां हटाऊंगा तो 12 आना चाहिए, लेकिन 12 के बाद मैं क्या लिखा हूं, क्यों लिख दिया हूं, इसका भी दशमलव हटा दिया, इसका दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर क्या लग जाएगा 0 लग जाएगा। समझ में आ गया। फिर से देखो, इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं 3, इसमें भी दशमलव के बाद कितने अंक है 3, बराबर बराबर हैं, तो इसका दशमलव हट गया। अब बचा था 1.2 भी है, तो इसका दशमलव हटाएंगे तो 12 के बाद एक क्या लगा देंगे 0। और यहां पर गुणे में क्या है यार, अभी गुणे में छूट गया है, 10 की घात क्या है 5, ऊपर लिखा ना 10 की घात 5। अब यहां पर जो है ये 12 और 12 दाहम 120 होता है ना। तो ये मैं 10 लिखूंगा, 10 के बाद कितने शून्य उतार दूं 5, तो ये इसका पूरा हट गया, और नीचे क्या बचा है 5 2 3 1। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये उतारे, अब इसका इसमें भाग करोगे, यहीं पर थोड़ा सा वो आ जाएगा, भाग करना पड़ेगा, तो ये लगभग 191 आएगा। भाग करेंगे
-27 का पक्षांतर करेंगे तो +27 हो जाएगा। इसमें जोड़ोगे तो 7 1 8 9 2 11 218 डिग्री सेल्सियस। माने उस रिंग को 218 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करोगे तो वह किस में हो जाएगा, मतलब उस पहिए में फिट हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न उदाहरण 10.4 है। जब 0 डिग्री सेल्सियस पर रखे 0.15 किलोग्राम हिम को, हिम समझते हो बर्फ को, है ना, बर्फ का वजन कितना है 0.15 किलोग्राम, माने 150 ग्राम यदि ग्राम में कहें तो, किसी पात्र में भरे 50 डिग्री सेल्सियस के 0.30 किलोग्राम जल में मिलाया जाता है। तो एक बर्तन है जिसमें पानी है और एक हिम है जो जिसका वजन 0.15 है और पानी का वजन कितना है 0.30 किलोग्राम। ठीक है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है और पानी का ताप कितना है 50 डिग्री सेल्सियस है। दोनों समझ में आ रहा है, पानी गर्म है और बर्फ कैसी है, ठंडी है। उन दोनों को मिलाया जाता है। तो मिलाने के बाद जब हम पूरा अच्छे से मिला लिए, बर्फ वर्फ घुल गई, तब हम उसका टेम्परेचर नापते हैं। तो उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है 6.7 डिग्री सेल्सियस। मेरी बात समझ में आ गई? पानी कैसा है, गर्म है। कितना गर्म है 50 डिग्री सेल्सियस पर, और बर्फ कितनी है 0 डिग्री सेल्सियस पर। उसका 0.15 किलोग्राम का टुकड़ा है, पानी 0.30 किलोग्राम है, माने 150 ग्राम बर्फ और 300 ग्राम क्या है पानी। उसमें हम मिला दिए। मिलाने के बाद उसका टेम्परेचर जब हम देखते हैं तो उस मिश्रण का ताप कितना होता है 6.7 हो जाता है। हिम के संगलन की ऊष्मा परिकलित कीजिए। यहाँ पर जो जल का विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है वो कितना है 4186 जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ऊष्मा हिम के संगलन की मतलब ये है कि जब बर्फ पिघलता है तो उसको भी गर्मी चाहिए ना, ऊष्मा चाहिए, ऊर्जा चाहिए। कितनी ऊर्जा लगेगी उसको पिघलने के लिए, ये हमको निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर जल द्वारा लुप्त ऊष्मा, जल 50 डिग्री सेल्सियस पर है तो अपनी ऊष्मा को क्या करेगा, घटाएगा, तब ना 50 से कितना हो गया है 6.7 हो गया है ना, घट गया है। तो अपनी ऊष्मा को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, लुप्त कर रहा है। तो कितना लुप्त करेगा, उसके लिए ये सूत्र होता है MSW T2 - T1। M का मतलब उसका द्रव्यमान है, SW का मतलब S जल है, उसका जो विशिष्ट ऊष्मा धारिता का मान है, और ये T2 क्या है T1। मान रखें M जल का द्रव्यमान कितना दिया है देख लो 0.30 किलोग्राम। तो 3 के बाद शून्य का तो कोई मतलब नहीं, तो 0.3 लिख दिए। SW का मान कितना दिया है, हाँ 4186 ये लिख दिए। अब T2 ताप कितना था पानी का 50, घट के कितना हो गया -6.7। ठीक है, ये मान रख देंगे। अब ये 0.3 हो गया, ये 4186, इसमें घटाएंगे तो सीधा है 50.0 कर लेना, 6.7 कर लेना, 0.3 हो गया, ये 7 तो कितना हो गया 43.3। ये घटाने पर आ गया। इन सभी का हमको गुणा करना है। ठीक है, गुणा 3 का इसका, तो दशमलव से ना घबराया करो, सबका गुणा करके फिर गिनती करके दशमलव लगा देना है, सिंपल सा होता है। तो गुणा करेंगे तो ये इसका मान ये आ जाएगा। ठीक है, माने 54,376.14 जूल इसका मान आ गया। अब ये अंतिम ताप बढ़ाने के लिए ऊष्मा, अब यहाँ पर जो है जो हिम का ताप था कितना था 0, अब 0 से बढ़ के वो कितना हो गया 6.7। पानी का ताप घटा 50 से कितना हुआ 6.7, और बर्फ का ताप क्या हुआ बढ़ा 0 से कितना 6.7 हो गया। एक का ताप बढ़ रहा है, एक का ताप घट रहा है। तो अंतिम ताप के लिए फिर से यहीं MSW T2 क्या कर लिए T1। तो M का मान इस बार हम बर्फ का लिए हैं क्योंकि बर्फ का ताप यहाँ पर चेंज हो रहा है, 0 से क्या हो रहा है 6.7। तो बर्फ का द्रव्यमान कितना है 0.15। बर्फ भी तो पानी ही होता है, उसकी भी विशिष्ट ऊष्माधारिता कितनी है ये 4186। लेकिन ताप देखो, इसका ताप कितना 6.7, और हिम का ताप शुरू में क्या था 0 से 6.7 चेंज हुआ। ठीक है, अब इसमें घटाओगे कितना आ जाएगा, गुणा कर देंगे सभी का,
तो ये हो जाएगा 4206.93 जूल। ठीक है। अब हिम के गलन के लिए आवश्यक एक जो गुप्त उष्मा होती है ना, जो गलने के लिए जरूरी होती है, तो गुप्त उष्मा का सूत्र होता है M×L। माने जो हम गुप्त उष्मा निकाले थे L बराबर Q/M निकाले थे। एकांक द्रव्यमान की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक उष्मा को गुप्त उष्मा कहते थे। तो यहां से यदि मुझे Q निकालना है तो Lm बराबर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो यही मैं लिखा हूं, ये लिखा हूं Lm, माने यहां पर m जो है ये किसका द्रव्यमान है, बर्फ का। यहां पर किसके लिए हम निकाल रहे हैं, हिम के लिए। तो m का मान में क्या रख दिया 0.15 और Lf माने फ्रीजिंग पॉइंट। L भी सिंपल लिख सकते हो, Lf नहीं लिखना है। तो ये L और F जैसे यहां पर सूत्र है Lm, है ना, तो यही सूत्र लगाना है आपको। यदि ये नहीं लिखना है तो आप सिंपल ये भी लिख सकते हो Ml या Lm, जो भी लिखना हो वो भी सही है। ठीक है। F लगाने से ये पता चलता है कि फ्रीजिंग पॉइंट है, माने हिम का है। ठीक, V लिख दिए तो भाप का हो गया, ऐसे। तो ये मान रख दिए। अब ऊष्मा का सिद्धांत ये कहता है कि किसी से जितनी ऊष्मा गायब होती है दूसरे पे उतनी ऊष्मा प्रकट हो जाती है। मतलब मेरे शरीर से जितनी ऊष्मा निकल रही होगी उतनी ऊष्मा ये वातावरण क्या कर रहा होगा, ले रहा होगा। तो यही है लुप्त ऊष्मा बराबर ऊष्मा लब्धि, माने गायब हुई ऊष्मा और प्राप्त हुई ऊष्मा। तो गायब किसकी हो रही है, पानी की, और प्राप्त कौन कर रहा है, बर्फ। ठीक है। तो यहां पर देखो लुप्त उष्मा में यहां पर किसका लिखा हूं, पानी का मान देखो ये कितना था, ये। ठीक है। फिर ये दो चीजों में बदल गई, एक तो उसके ताप बढ़ाने में और दूसरा उसके संगलन में। दो तरह की ऊष्मा हो गई। मान लो इतनी ऊष्मा थी तो ये ऊष्मा दो भागों में जाएगी, एक उसका ताप बढ़ाने के लिए और एक उसके संगलन के लिए। तो यहां पर मैं ये लिख दिया हूं, ये वाला, ये किसकी ऊष्मा लिख दिया मैं, किसकी, हिम के गलन की, और प्लस किसका लिख दिया, ये अंतिम ताप बढ़ाने की। तो दोनों को मैं जोड़ दिया। ठीक है। यदि मेरे पास ऐसा समझो कि 50 जूल की ऊर्जा है तो ये ऊर्जा दो रूपों में खर्च होगी। इसको मैं यदि फेंकना चाहता हूं तो एक इसको उठाने में और फिर दूसरा इसको फेंकने में। बस यही हाल है कि जो पानी की ऊष्मा है दो रूपों में व्यय हो रही, एक बर्फ को पिघलाने में और एक बर्फ का ताप बढ़ाने में, दो चीजों में हो रहे। इसलिए यहां पर बर्फ के पिघलाने की ये ऊष्मा हो गई और उसका ताप बढ़ाने के लिए इतनी ऊष्मा चाहिए। ठीक है। तो दोनों को हम जोड़ दिए हैं। अब यहां से आपको देखना है, यहां से देखिए, यदि मैं इसका ये जो मान है ना, ये वाला ये मान है, इसका इधर मैं क्या कर दिया हूं, पक्षांतर। तो ये 54,376.14 है, ये पक्षांतर होके आएगा तो -4206.93 हो गया। अब ये 0.15 है तो ये गुणे में है तो कहाँ आ जाएगा, बटे में। LF का मान निकालना है ना, कि संगलन की ऊष्मा कितनी है, ये हमको प्राप्त करना है। तो इसमें और ये प्लस वाले को इधर लाएंगे तो माइनस, और गुणे वाले को लाएंगे तो कहाँ आ जाएगा, बटे में। अब यहां पर इसको और इसको घटाएंगे, दोनों ऊपर घटाने के लिए ना लिख रहा है। तो जब हम घटाएंगे तो ये आ गया 0.15 नीचे है, दशमलव के बाद नीचे कितने अंक हैं, ऊपर कितने अंक हैं, सीधे दशमलव हटा दो। जब बराबर अंक होते हैं तो यहां पर अगले स्टेप में दशमलव हटा दिया। अब यदि मैं इसका भाग करूंगा तो ये सब इतना कुछ आएगा, है ना। अब इसको हम किस में रख दिए हैं, घात में। तो देखो इस दशमलव को खिसकाएंगे कितना, 1 2 3 4 5 अंक, तो 3.54 गुणे 10⁵5 जूल। 1-2 अंक लिख देना, पूरा उतारने की जरूरत नहीं, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक। तो इस तरह से इसका जो है, इसके संगलन की ऊष्मा हो जाएगी कि कितना बर्फ को ऊष्मा चाहिए। अब यहां है उदाहरण 10.8, है ना। किसी बर्तन में भरे तप्त भोजन का ताप 2 मिनट में 94 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तप्त का मतलब गर्म, खाना तो खाते हैं किसी डब्बे में हम भरे, टिफिन इफिन में या फिर थर्मस में भर लिए, जैसे खोले शुरू में उसका ताप कितना था, 94, और 2 मिनट में घट के कितना हो गया, 86 हो गया।
ठीक है। जबकि कक्ष का ताप 20 डिग्री, इस कमरे का ताप कितना है, जहां पर भोजन खोला जा रहा है उस कमरे का ताप कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है। तो 71 डिग्री से 69 डिग्री सेल्सियस तक ताप गिरने में कितना समय लगेगा। भाई ये बोलता है कि 94 से 86 डिग्री 2 मिनट में हुआ, तो 71 से 69 डिग्री तक गिरने में कितना समय लगेगा, ये हमको प्राप्त करना है। तो चलिए देखते हैं। एक सूत्र होता है ये, तापांतर बटे समय बराबर के T1 प्लस T2 अपॉन T2 माइनस कमरे का ताप, ये होता है सूत्र, है ना। तो इस सूत्र के हिसाब से दो बार हम सूत्र लगाएंगे, एक बार इस कंडीशन का जब ताप 94 से 86 होता है, और एक बार इस कंडीशन का जब ताप 71 से क्या होता है, 69 डिग्री हो जाता है। चलिए सूत्र लगाते हैं। तो तापांतर शुरू वाला भी आपको इतना ही पढ़ना है, यहां से यहां तक का हिस्सा भी हम देखते हैं। तापांतर, ताप माने तापों का अंतर, तो ताप कितना है शुरू का 84, फिर ये कितना हो गया 86, तो दोनों को घटाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, तापांतर। समझ में आ गया। फिर बटे में क्या लिखा है, समय, समय कितना लग रहा है 2 मिनट, तो बटे में क्या लिख दिया हूं 2। फिर यहां पर के माने उसकी चालकता है, ठीक है, आके कट जाएगा, दिया नहीं है उसका मान नहीं रखना है। फिर T1 प्लस T2 बटे 2, तो T1 का मान कितना है 94, T2 का मान कितना है 86, बटे में कितना हो गया 2, कमरे का ताप या कक्ष का ताप कितना है 20, तो यहां पर -20 लिख दिए। ठीक है, आगे हल करते हैं। 94 में 86 घटाएंगे कितना आएगा 8, बटे में 2 है, यहाँ के 94 और 86 को जोड़ेंगे तो 6 4 10 9 8 17 180 हो गया। 180 में 2 का भाग करेंगे तो कितना होगा 90, 90 माइनस 20 यहाँ पर लिख दिया मैं। ठीक है, अब 2 में 8 का भाग करोगे, नहीं 8 में 2 का भाग करोगे कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर क्या लिख दिए हैं 4। अब 90 में 20 घटाओगे तो क्या होगा 70, तो गुणे 70 हो गया। ये पहला कंडीशन का हो गया। अब हम दूसरे कंडीशन में हैं, जब ताप 71 से क्या होता है 69, सूत्र यही लगाना है। चलो फिर से ये करते हैं तापांतर। तो तापांतर कैसे निकालेंगे, 71 में 69 को घटाएंगे, तो ये लिख दिया 71 माइनस 69, बटे में समय, समय दिया है क्या, इसी में पूछा कितना समय लगेगा, तो मैं यहां पर क्या लिख दिया हूं T। फिर के, अब ये T1 T2 माने 71 और प्लस 69 ये हो गया, बटे में 2। फिर क्या होता है कमरे का ताप, तो कितना, कमरे का ताप कितना है 20, वही लिख दिए हैं। अब यहाँ घटाओगे 71 में 69 तो क्या होगा 2, और बटे में T, के हो गया 71 और 69 जोड़ो तो 9 1 10 और 7 6 13 14, 140, 140 में 2 का भाग करो कितना हो जाएगा 70, माइनस 20 हो गया। तो ये 2T के और 70 में 20 घटाएंगे कितना हो गया 50। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये दूसरा समीकरण हो गया। समीकरण 1 और 2 को भाग करना है, तो 1 का मान देखो, इसमें क्या लिखा है 4, तो ये 4 लिखा। 2 में क्या लिखा है 2/T, तो 2/T लिख दिया। भाग करने का मतलब ये है कि एक को ऊपर लिखेंगे, उसके बटे में दूसरे का लिखेंगे। फिर बराबर, अब बराबर कुछ तरफ देखो, बराबर कुछ तरफ इसमें क्या है के गुणे 70, तो ये लिख दिया के गुणे 70, और दूसरे वाले में कितना है के गुणे 50। अब इसमें देखो कुछ कुछ कट जाएगा, के कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये टी कहाँ जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा ये 2T, और यहाँ ये 0 0 भी कट गया, तो क्या बचा 7/5। इस 2 को इधर कर दोगे तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। अब इसमें भाग नहीं करना है, 1 0 है तो 1 अंक बाद क्या लगाना है दशमलव, है ना, 10 का भाग थोड़ी किया जाता है, दशमलव लगाया जाता है। तो 1 अंक बाद दशमलव, तो 0.7 मिनट आ गया, क्योंकि यहाँ पर हम समय किस में लिए थे मिनट में, तो किस में आएगा ये आंसर मिनट में। अब मिनट है तो इसको सेकंड में बदल देंगे, तो 0.7 गुणे 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 60 का गुणा कर दूंगा तो ये 420 आएगा, 1 अंक बाद दशमलव लगा दूंगा तो कितना बचेगा 42 सेकंड। तो इस तरह से उसका ताप जब 71 से 69 डिग्री सेल्सियस होगा तो कितना समय लगेगा 42 सेकंड का समय लगेगा।